एनके जैन। हाँ ठीक है। हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट जो भोपाल से पधारे हैं और श्री आरसी जैन प्रेसिडेंट जैन समाज काशी और श्री राकेश जैन प्रेसिडेंट जैन निकेतन नदिया को इनवाइट करना चाहूंगी सम्मान करने के लिए। चलिए चलिए ठीक है ठीक। निकेतन जी आप भी हैं। आज हम उनके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उनको मैं बारंबार सत सत नमन करती हूँ। जब भी टाइम मिला हमने पंडित दरबारी लाल कुठिया जी को छुट्टियों में संस्था तो वैतनिक कर्मचारी रख के भी चल सकती है और आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन संस्था के मर्म को आत्मसात कर लेना और उसके लिए सभी इतने विद्वानों से संपर्क, जीवन संपर्क को आमंत्रण करना, उनके स्वागत, उनकी व्यवस्थाएं करना, ये बड़ा कठिन काम है। तो मुझे वो सम्मान दिया गया, मैंने उसको अलग रख दिया। इस सम्मान में अपनी तरफ से डॉक्टर अशोक जैन को देना चाहता हूं। ये गाल उनके लिए, उनको स्वागत। किसी भी विद्वान को, चाहे ऑनरेबल जस्टिस एनके जैन हो, चाहे IAS सुरेश जैन हो, इनको किसने बनाया? इनके बेटर हाथ की बड़ी धर्म पत्नी का बड़ा योगदान रहता है। सभी विद्वान जो विराजमान है, जो न्यायमूर्ति विराजमान है, वो सभी के लिए उनके बेटा हाथ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने उनको इस काबिल बनाया। और फिर मैं इसलिए नीरा का भी बहुत बहुत आभारी हूं। देखिए, काम करने वाला काम करता है, आभार प्रदर्शन भी तो बहुत बड़ी चीज है। अगर कुछ नहीं कर रहा हो उसका आभार, उसके कर्म को मानना भी तो बहुत बड़ी बात है। आयुक्त का जस्टिस एनके जैन साहब को बार बार याद कर्म, आपने नौकरी की, आपको तनख्वाह मिली, उसमें कोई एहसान नहीं है, लेकिन नौकरी के अलावा जो सेवाएं आपने समाज को दी, क्या कर दिया महावीर जी ने? तूफान आया हुआ है महावीर जी, वहां का पूरा दिख रहा है क्या है। और ऐसे लोगों को रहना चाहिए। संस्थाएं विद्वानों से ही चलती हैं और इनको हमें याद करते रहना चाहिए और इनको बुलाओ सम्मेलनों में बार बार, ताकि ये जागते रहें कि अभी हमें ताकत है, हम समाज की सेवा कर सकते। बहुत बड़ी दिक्कत का काम है। मैं 2 साल स्टेट बार काउंसिल का चेयरमैन रहा। मध्य प्रदेश में करीब 1,70,75,000 वकील हैं 2020 से 22 तक। प्रतिदिन 70 कॉल आते थे, 50 से 70 कॉल प्रतिदिन, तो सबको अटेंड करना पड़ता था। कोई वकील तो ये भी बोलते थे कि हमारे घर खाने को नहीं है, 15 दिन से प्रैक्टिस में कोई पैसा नहीं मिला, कुछ मदद करोगे क्या? बच्चे की फीस नहीं थी, दिलवाओगे क्या? और यह हालत होती थी कि संतुष्ट करना मेंबर्स को बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो संस्थाएं चलाना
बहुत कठिन काम है। उस संस्था को भी 50 करोड़ से 80 करोड़ रुपए लाया हमने 2 साल के अंदर। आराम से। तो ये सब विषय होते हैं। भाई सुरेश जी ने नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो हरिया, नमो वज्राय, नमो लोले सर्वसाहु। आजीविका अपने छात्रवृत्ति इत्यादि और उसके लिए उन्होंने कई बार ट्यूशन करते हुए के बाद एक घटना वो हमेशा बताते थे। उस समय संकट मोचन के मंदिर के आसपास बहुत जंगल होता था, तो बीच जंगल में से निकलते थे और बड़ी उनको उस समय कभी पैरों में कांटे लग जाए, कभी कुछ हो जाए, बड़ी पीड़ा होती थी। तो एक दिन वो बहुत त्रस्त हो गए और बड़े दुखी हो गए, वहीं खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये कैसा जीवन दिया तुमने मुझे, तो मुझे ऊपर उठा ले, और रोने लगे। तो उनको उस समय एक आकाशवाणी हुई। वो कहते हैं कि मुझे सुनाई दिया, यानी तू रोता क्यों है, तेरा जीवन बहुत उज्जवल है, तू कार्य करता है। तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये घटना वो हमेशा अपने मित्रों को सबको सुनाते थे। मेरा उनसे बड़ा आत्मीय संबंध था, मैं तो बहुत छोटा था उनसे, और लेकिन एक मेरी उनसे बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। और मुझसे जब भी वो मिलते थे तो इतने प्रसन्न होते थे, मुझे गले लगा के अपने पास बैठा के रखते थे। तो मैं उनसे मिलने अक्सर नोएडा उनके घर जाता था, और जब भी मैं वहाँ जाऊँगा तो उसके बाद वहीं पर खाना खाता था, वहीं उनके साथ 2-3 घंटे में बिताता था। और ये क्रम कई वर्षों तक चलता रहा, क्योंकि मैं नोएडा जाता था लगभग हर हफ्ते, हर महीने में 2 बार जाता था, तो उनके घर जरूर जाता था। तो उनके अंत समय में मैं उनके साथ नहीं था एकदम, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में मैं पहुंच गया था। और करीब 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष हो गए, कम नहीं, उनको पद्मश्री जब दी गई थी, 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष पूर्व उनको उनके विशद अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत इत्यादि शताधिक ग्रंथों की उन्होंने अनुवाद, संपादन, टीकाएं की, और उनके कार्य को देखते हुए उनको भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। और जब उनको पद्मश्री मिली तो उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो इसमें अच्छा लग रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो इतने निर्लिप्त हो चुके थे उस समय तक। और आज हम उनको अपनी इस सभा में अपने 1 मिनट के लिए मौन रख के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। में अभी कमलेश जी ने बताया, और भी विद्वान बताएंगे। तो उन्होंने जो अद्भुत काम किए हैं, एकेडमिक काम किए हैं, वो सबसे बड़ी चीज जो समाज में जरूरत है, एक आंदोलन की, एक जागरूकता की। उन्होंने पंचकल्याणों का उस समय विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा कि इसकी जगह ज्ञान रथ चलाए जाएं, ताकि जो समाज में आ रहा है, जो यूथ पीढ़ी है, जो कलेक्ट नहीं हो पा रही है, जो हमारी भावना और जो पीड़ा है बच्चों की, उस चीज को उन्होंने, देखिए कितने दूरदर्शी थे कि उस समय उन्होंने प्रकट किया। ऐसे पंडित जी साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे बीच पधारे हुए ऑनरेबल जस्टिस एन.के. जैन साहब, जो कि कानून के क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर है। यदि मैंने उनके बहुत सारे फैसले पढ़े हैं, उनके बारे में जाना है, एक सरल स्वभावी व्यक्तित्व, समाज के लिए पूर्णता समर्पित, हमारे बीच आए, उनका स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहता हूं ऑनरेबल जस्टिस बिमला जैन जी का, जो जिनका स्नेह और प्रेम मुझे मेरे जन्म से लेकर मिला। मैं उन्हें चाची जी कहता हूं, और उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की कि मध्य प्रदेश शासन को उनके नाम पर, जिस स्कूल में वो पढ़ी हुई है, उसका मैं भी साक्षी बना था। वह स्कूल का नाम मध्य प्रदेश शासन ने उनके नाम पर किया, क्योंकि एक गांव से पढ़कर और इतना उच्च शिक्षा प्राप्त करके और इतने बड़े पद पर पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है। महिला सशक्तिकरण का साक्षात उदाहरण ऐसी
परम पूज्य जस्टिस ऑनरेबल विमला जैन जी के चरणों में नमन। और वो ये सब नहीं कर पाती यदि उन्हें IAS सुरेश जैन जी, जो उनके पतिदेव है, हमारे पूज्य चाचा जी, जो हमारे मेंटर हैं, जो हमारे रोल गाइड हैं, जिन्होंने अपने प्रशासनिक सेवाओं के दौरान, चाहे वो बैतूल में कलेक्टर के रूप में हो, होशंगाबाद कलेक्टर के रूप में हो, परिवहन में सेक्रेटरी के रूप में हो, कहीं पर भी हो, उन्होंने जो कीर्तिमान गढ़े और मध्य प्रदेश शासन ने उसके बावजूद भी, सेवानिवृत्ति के बावजूद भी उन्हें निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का भी जिम्मा सौंपा और भी कई पद उनको दिए गए। और भी बहुत सारे, उनसे कहा भी गया कि राजनीतिक रूप से आप टिकट लेकर चुनाव लड़िएगा, तो उन्होंने दूसरों का नाम सजेस्ट किया और वो जीते भी, कपूरचंद घुमारा जी। तो एक जो दूरदर्शिता होनी चाहिए, समाज को साथ लेने की भावना होनी चाहिए, कैसे हमें आगे ले जाना है, तो ये सुरेश जैन जी हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप लोगों को जब भी मौका मिले तो आप तीर्थ क्षेत्र नैनागिर जरूर जाइएगा। भगवान पार्श्वनाथ का समूसरण जहाँ आया था, मूल रूप में वह संरक्षित मंदिर, इसके अलावा गुफा पर जो प्राचीन चिन्ह, और सबसे बड़ी चीज जो वहां की लाइब्रेरी थी, वह उन 6 लाइब्रेरीज में शामिल हो गई है। दैट इज क्लासिफाइड कैटलॉग कंप्यूटराइज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल DDC एंड ANCERT स्कीम। तो वो सुनते रहते हैं, हम जैसे लोग यदि कहीं सो जाते हैं उनको जगाते रहते हैं, पूरी चेतना भरते हैं, और ये बहुत बड़ा काम आपके प्रयासों से हुआ है, उनको मैं नमन करता हूँ। आदरणीय नेगी जी, जो कि बुद्धिस्ट स्कॉलर है, उनका विस्तृत परिचय हमारे रमेश मिश्रा जी जिस सेशन में होगा, मैं उनका स्वागत करता हूँ। बुद्धिस्ट फील्ड में उनका कोई सानी नहीं है, एक बहुत बड़े विद्वान हैं। उसके साथ ही हमारे बीच प्रोफेसर लालजी श्रावक जी, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डीन के रूप में पाली और बुद्धिस्ट स्टडीज में है, वो भी आए हुए हैं, वो भी आपसे रूबरू होंगे, तो मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। केशव जी, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, इस उम्र के बावजूद भी उनके उम्र कभी उन पर हावी नहीं होती है। हमेशा से एक पॉजिटिव सोच रखने वाले, आगे बढ़ने वाले, पूरे कामों को अंजाम देने वाले और इस संस्थान को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने वाले ऐसे केशव जी को भी मैं नमन करता हूँ। आदरणीय विजय चौधरी जी, एक बेहद सरल व्यक्तित्व, पर्दे के पीछे रहकर संस्थान को अपनी गतिविधियों के संचालन में अपना आशीर्वाद देने वाले विजय चौधरी जी भी हमारे इस संस्थान के प्रति अपनी आदर भावना रखते हैं। इसके अलावा हमारे बीच प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी, जो कि BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी में डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक आप कभी बड़े जैन विद्वानों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें इस तरीके की प्रतिभाएं मिलेंगी। कमलेश जी हमारे अपने हैं, छोटे कमलेश जी जयपुर से पधारे हैं। फूलचंद प्रेमी जी को सब जानते हैं। प्रोफेसर अशोक जैन जी BHU, डॉक्टर विवेकानंद जैन जी डिप्टी लाइब्रेरियन जो इस संस्थान के पदाधिकारी हैं, पदम जी, सुरेन जी, हमारे अनिल जी जयपुर से, सौरभ भैया, लालजी श्रावक सर, एंड जो रसिया से चल के यहाँ पर आई है, इतनी शुद्ध हिंदी बोल रही थी और जेनोलॉजी का इतना तत्परसी उन पर नॉलेज है कि हम ना सुने। और मेरे पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर अनुपम जैन जी, जिन्होंने मुझे जेनोलॉजी के जैन रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ाने का प्रयास किया, अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पधारे हुए हैं। हरीश भैया जो सुरेश जैन जी के छोटे भाई हैं, भाभी जी, और इसके अलावा बहुत सारे लोग, विजय जी हमारे जो बैठे हुए हैं जैन एजेंसीज वाले, एक ऐसा काम हमेशा लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करके अद्वितीय कामों के लिए। और अरे आशा जी आई है, बहुत अच्छी लेखिका है, हमारे सागर की है, हमारी दीदी है, जिनकी पुस्तक का विमोचन होना है। प्रोफेसर जैन साहब, जो कि फार्मेसी के फील्ड में विश्व के चुने हुए यदि जैन प्रोफेसर हो तो उसमें आपका नाम आता है, कुशल संचालन कर रही है मेघाजी जी, उनकी भी हम मौका मिला है तो ये कर दें, तो सबका स्वागत। और जिनको मैं भूल गया हूँ उनसे क्षमा है। अच्छा है डॉक्टर साहब, भारत कला भवन के डायरेक्टर के रूप में जिन्होंने अपनी अद्भुत सेवाएं दी, देखेगा आप उनको। और जेनोलॉजी की फील्ड में अद्भुत काम करने वाले प्रोफेसर DP शर्मा जी, जो नैनागिर में सुरेश चाचा जी और चाची जी के प्रयासों से जो एक म्यूजियम डेवलप हो रहा है, उसमें भी आप अपना ऑनरेरी सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत अलर्ट रहते हैं, पूरी बातों पर सजग रहते हैं। तो ऐसी विभूतियां हमारे बीच हैं। हमारे मैक सेवा के अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल जी, नेहा वर्मा जी, राजश्री जी, निशिता जी, अनिल जी, अच्छा पांडे साहब आ गए हैं, और OP सिंह जी आ गए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ओम प्रकाश सिंह जी,
डॉक्टर एस.पी. पांडे जी पारसनाथ विद्यापीठ से ए.के. जैन चाचा जी का ये विचार रहा है कि सभी जैन संस्थाओं को एक मंच पे लाने का काम यह संस्थान करे। इन सब, और मैं जिनका नाम भूल गया हूँ, जिनको नहीं जानता हूँ, उनसे क्षमा सहित उनको उनका स्वागत, उनका हमारे बीच में काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं और अभी डॉक्टर संजीव सराफ ने कुछ लोगों का नाम यहाँ पर दिया भी और परिचय भी कराया संक्षेप में। यहाँ पर एक ग्रुप महाराष्ट्र से आया है 14-15 लोगों का, और जो कि कारंजा गुरुकुल से संबंध है। कारंजा का जो गुरुकुल है वो 108 वर्ष पुराना है। संभवतः वह सबसे पुराना जैन गुरुकुल है हमारे दिगंबर जैन समाज का। और ये रुचि जैन दर्शन में कैसे हुई है तो मैं नहीं जानता, क्योंकि ये तो अजैन परिवार से है। और इनके पति जो है श्री प्रवीण जैन, वो गुड़गांव के बहुत बड़े बिल्डर हैं, तो अब उनका भी जैन धर्म से कोई नाता नहीं। इतनी गहरी रुचि है, ये लगभग रोज कुछ न कुछ जैन उसको लेकर कुछ कार्य करती रहती है। और ये हमसे बहुत लंबे समय से जुड़ी है, और ये हमारे लिए एक बड़ी गौरव की बात। प्रोफेसर राजकुमार छाबड़ा आज हमारे बीच में है, आप संजीव बिल्डिंग वाला, और उनसे मेरा बड़ा अच्छा संपर्क रहा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब इनके बारे में मुझे पता चला, तो मैंने इनसे बात की, तो ये तुरंत आने पर तैयार हो गए कि ठीक है, मैं अवश्य आऊँगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ का और उल्लेख करना चाहूँगा कि ये संस्थान जो है अभी तक कोई सहायता प्राप्त संस्थान नहीं है सरकार से। ये लोगों के दिए गए सहयोग से ही चलता है। इसमें हमें इस समय जो सबसे बड़ा सहयोग मिल रहा है वो है श्री प्रशांत जैन का, जो कि मुंबई में है और बड़े फाइनेंस के क्षेत्र में बड़े जाने माना नाम है उनका। और पहले वो SDFC के फंड मैनेजर थे। आजकल हम उनको देख कर आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कोई बहुत बड़ा उनके पिता श्री RP जैन, जो मेरे बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध है उनसे, हमारी पुस्तकों के प्रकाशन में हमेशा सहयोग देते रहते हैं। तो जैसे अभी समय साल उन्होंने कहा इसको छपवाओ, तो उसका उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और ये पुस्तक उपलब्ध नहीं थी शीतल प्रसाद जी की टीका, तो वो छपवाना चाहते थे, तो हमने प्रकाशित की। इसी प्रकार से हमारे हमारे तो सदस्य ही है संस्थान के, उन्होंने अभी संस्थान में CCTV लगवाया है। श्री केशव जी ने जो बाहर भित्ति चित्र का अनावरण हमने किया है, वो हमारे केशव जी की तरफ से इस कॉफी टेबल बुक जो आचार्य विद्यासागर जी के ऊपर प्रकाशित की है। और श्री प्रशांत जैन मुंबई से फिर समय साहब के लिए 1.5 लाख रुपए उन्होंने दिए। डॉक्टर आशा जैन ने सागर से इन्होंने पुस्तक के प्रकाशन के लिए 25,000 रुपये इन्होंने प्रदान किए। तो इस वर्ष हमारे पास ये सहयोग इस वर्ष मिला है, तो मैं इन सबका हृदय से आभारी हूँ। और आशा करता हूँ ये नया सेंटर बना है कारंजा में, इनसे आप लोगों को कुछ प्राप्ति होगी और आप कुछ ज्ञान अपना करके जाएंगे। और ये एक वो इन्वेस्ट सेंटर अभी भी बना हुआ है। आप खेल तो नहीं पाते, लेकिन आप ये खिलाने जाते हैं बच्चों को। तो अनेक जगहों पर जहाँ भी प्रतियोगिताएं होती हैं, राजस्थान में, जयपुर में, इनको बुलाया जाता है ससम्मान। तो ये पूर्व, जैसा मैंने कहा, ये मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, और हिमाचल प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे, और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के भी अध्यक्ष रहे। अभी रिसेंट के समय में, मतलब उस समय इन्होंने महावीर जी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये बड़े अच्छे लेखक भी हैं, लीगल अवेयरनेस की कई गतियों के साथ जैन समाज का गौरव बढ़ाने वाले
के चित्र का अनावरण के समय जो पंडित जी ने शास्त्र किया, उसके साथ साथ अपना प्रोग्राम शुरू हुआ और उसके साथ साथ राजा राम जी को भी याद किया। मेरा भी उनसे कर्नाटक में 2-4 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके साथ साथ जो सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ विराजमान हैं वो सभी अपने क्षेत्र में बहुत एक इंस्टीट्यूशन की तरह से हैं, इसलिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। और पीडी जी साहब, सुरेश जी साहब, प्रोफेसर राजकुमार जी छावड़ा साहब, डॉक्टर नटालिया, सभी सम्मानीय स्पीकर्स और सभी सम्मानित विद्युतजन और श्री गणेश वर्णी संस्थान के कर्मठ व समर्पित पदाधिकारी व सदस्यगण, पंडित साहब के परिवार के सदस्य और भाई और बहनों, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज पूज्य सिद्धांताचार्य श्री शास्त्री जी के चलचित्र के लोकार्पण के अवसर पर मुझे उनके एमिनेंट स्कॉलर शिवपुत्र प्रोफेसर अशोक जी ने बुलाया। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिससे कि मैं श्री अशोक जी का व अन्य पदाधिकारीगणों का आभार प्रकट कर धन्यवाद दे सकूँ। हमने अभी जैसे मैंने बताया, संस्था उनके विचार, उनकी दृष्टि, उनके जीवन लक्ष्य की संजीव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं और जो युवाओं को भी प्रेरित करते हैं। आपने अपने स्पोर्ट्स के द्वारा बहुत युवाओं को प्रेरित किया है। अब मैं श्री सुरेश जैन IAS को बुलाना चाहूँगी कि वो अपना वक्तव्य दें। और मिस्टर सुरेश जैन जी मुझे हमेशा उस चीज़ में दिशा दिखाई है और हमेशा एक मेंटोर का काम किया है, तो उनके भी हम जोरदार तालियां बजाना चाहते हैं। मंच पर विराजमान सभी विद्वज्जन, भाई अशोक जी, DP शर्मा साहब, नैनागिरी के म्यूजियम के हमारे एडवाइजर, और इस जैन विश्व के सभी नक्षत्रों को मैं आज यहाँ प्रणाम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि नैनागिरी में परम पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी ने मुझे शिशु के रूप में और किशोर के रूप में जो सबसे बड़ी भेंट दी है, सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है, उसी कारण से आज मैं पहली बार नैनागिरी उनका कर्म क्षेत्र रहा है, जहाँ उन्होंने 20-25 यात्राएं की हैं, जहाँ की 1902 में स्थापित पाठशाला को संपोषित किया है। उस गुरुणाम गुरु के चरणों में सबसे वंदन करता हूँ। नैनागिरी में परमानंदम, नैनागिरीतम परमानंदम। नैनागिरी के तीर्थ के समीप ही ग्राम सिलावन में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिद्धांताचार्य पंडित फूलचंद जी शास्त्री को उनके जीवन के 125 वर्ष पूर्ण होने पर हम आज शत प्रणाम करते हैं। और हमारे नैनागिरी तीर्थ के समोसरों के पूर्वी द्वार पर जन्मे हमारे भाई फूलचंद जी और पश्चिमी द्वार में जहाँ उनकी ससुराल, उनका भी हम आज यहाँ स्वागत करते हैं। बंधुओं, नैनागिरी में जन्मे गुरु पंडित दरबारी लाल जी कोठिया के स्नेह से हमें वर्ष 1955 में आदरणीय फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री के दर्शन करने का सर्वप्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गणेश प्रसाद वर्णी जैन महाविद्यालय सागर में अपना 10 वर्षों के छात्र जीवन में हमने उनकी विद्वत्ता की कहानियां हमारे तथा बंगला जी के गुरु पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य प्रवृत्ति विद्वानों से सुनी है तथा उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भले ही थोड़ी दूर से सही। जैन पाठशाला सालुवान की यात्रा करते समय
हमने उनकी विद्वत्ता का गुणगान सुना। पूज्य पंडित जी ने विदिशा में शरखंडागम तथा मथुरा में कषाय भावों पर सर्वप्रथम आधारभूत महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं विदिशा में कलेक्टर रहा हूँ। हमारे पी शर्मा जी को मालूम है कि वहाँ बीजा मंदिर कृष्ण मंदिर के नीचे हजारों मूर्तियां विद्यमान थी। 15वीं शताब्दी में उन्हें तोड़ दिया गया, उसके स्थान पर ईदगाह निर्मित कर दी। उसके नीचे से जब मैं वहाँ कलेक्टर रहा, मुझे 2500 देवी देवताओं की मूर्तियां शांतिपूर्वक निकालने का सौभाग्य प्राप्त किया और उसी के कारण जो मुझे देश के बहुत बड़े बड़े संतों महर्षियों का स्नेह मिला, उसी के कारण 80 वर्ष पूरे करने के बाद भी आपके सामने स्वस्थ बंधुओं, इसी अवधि में जैन मंदिर में विराजमान, विदिशा जैन मंदिर में विराजमान, जहाँ कर्म भूमि रही हमारे सिद्धांताचार्य जी की, वहाँ हमने शरखंडागम और कषाय पहाड़ के सर्वप्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मिला और उनके विकास की विस्तृत कथा सुनने और समझने का अवसर मिला। विदिशा में आप सभी जानते होंगे कि सेठ राजेंद्र प्रसाद जैन तथा उनके सुपुत्र संजय जैन के सहयोग से नैनागिरी के समौसरण क्षेत्र में हमने भगवान पार्श्वनाथ का समौसरण क्षेत्र है नैनागिरी, और उनका जन्म यहाँ हुआ है। यहाँ से जन्म लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके उनका सर्वप्रथम समौसरण नैनागिरी में आयोजित किया गया। वहाँ पर राजेंद्र जी के सहयोग से हमने विशाल शरखंडागम मंदिर का निर्माण किया है। इस शरखंडागम मंदिर में 75 किलो वजनी पीतल का शुद्ध स्कंध विराजमान किया है और 60 किलो वजनी तांबे का शरखंडागम विराजमान किया है। आप सबसे विनम्र निवेदन है, हमारे अनुज सराफ ने जैसे आप सबसे रिक्वेस्ट पहले ही कर दी है कि आप नैनागिरी पधारें और इस मंदिर में विराजमान परमागम के दर्शन करें। नैनागिरी में हम लोग एक भारत सरकार के सहयोग से म्यूजियम और नॉलेज सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं और उसमें भी आप सबका हमें सहयोग मार्गदर्शन आवश्यक है। भगवान पार्श्वनाथ ने वाराणसी में जन्म लेकर बुंदेलखंड के नैनागिरी तीर्थ पर समायोजित समौसरों में अपनी देशना प्रदान की। बुंदेलखंड के पंडित फूलचंद जी जैन, सिद्धांताचार्य दरबारी लाल जी कोठिया, डॉक्टर नरेंद्र विद्यार्थी प्रभृति विद्वानों ने बुंदेलखंड में जन्म लेकर वाराणसी को अपना ज्ञान और कर्म का क्षेत्र बनाया। बुंदेलखंड की दशाम नदी धसन तथा देश की गंगा नदी के बीच एक प्रभावी सेतु का निर्माण किया है। इस संदर्भ में डॉक्टर दरबारी लाल जी द्वारा विरचित पुस्तिका नैनागिरी से गंगा तट का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य की मातृ संस्था साभूमल पाठशाला की विस्तृत जानकारी सम्मिलित की गई है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इसी ज्ञान सेतु पर चलकर हमें आप सबसे मिलने का आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि हमने नैनागिरी में अभी गत माह 3 सप्ताह का एक प्राकृतिक शिक्षण शिविर आयोजित किया था। समापन कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि रहे प्रोफेसर रमाकांत पांडे। अधिकांश विद्वान आप उन्हें जानते हैं, वो आजकल उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हो गए। जिस दिन वो नैनागिरी अपनी स्पीच दे रहे थे, उसके बाद ही हम लोग वहाँ स्थित पार्श्वनाथ मंदिर में गए और पांडे साहब ने मुझे कहा कि भाई भारत सरकार के सेक्रेटरी एक दो आपके मित्र हैं, मेरा वाइस चांसलर का काम रुका हुआ है, आप इसको आगे बढ़ाइए। मैंने कहा आप बहुत बड़े मंदिर में खड़े हो गए, आप यहीं हाथ छोड़िए। और बंधुओं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, गौरव है आपको स्मरण करते हुए कि जो ही वो मंदिर से बाहर आए
हम लोग अंथव में बैठे भोजन पर, और उनका वाइस चांसलर का आदेश आ गया और वो हरिद्वार में उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। यह उल्लेखनीय है कि श्रद्धेय पंडित मूलचंद जी द्वारा संपोषित और प्रसारित प्राकृत में समेकित जैन संस्कृति के द्वादश संघों को पूरी दुनिया में उपलब्ध कराया है। सभी द्वादश संघ जैन धर्म के आगम के स्रोत हैं। प्राकृत मानवीय सभ्यता की आधारभूत अहिंसा की प्रभावी उद्घोषिका है। हम अपने अपने स्तर पर सदैव इस प्राकृत के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार की दिशा में काम करें, इसको आगे बढ़ाएं। आप सब जानते हैं कि प्राकृत भाषा और साहित्य की इसी महत्ता को स्वीकार करते हुए इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। और आज हम यह सुखद संकेत करना चाहते हैं कि नैनागिरी में हम शीघ्र ही हमारे भैया जी फूलचंद जी के मार्गदर्शन में एक न्याय शास्त्र की अध्ययनशाला आयोजित करना चाहते हैं। जैसे हमने प्राकृत की अध्ययनशाला भी आयोजित की, अब न्याय की अध्ययनशाला आयोजित करना चाहते हैं। आप सबसे नम्र आग्रह है, मैं तो प्रशासक हूँ, इस कार्य में आप हमें अपना अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करें। एक दूसरी रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहता हूँ कि आचार्य वीरसेन ने 1200 से अधिक वर्ष पूर्व 8 अक्टूबर सन 816, आई रिपीट 8 अक्टूबर सन 816 को विशालतम धवला टीका पूर्ण की थी। इसी धवला टीका की चर्चा हमारे सिद्धांताचार्य ने अपने जीवन भर की है और इतने ग्रंथ लिखे हैं। हमारा आपसे निवेदन कि 8 अक्टूबर 2026 को 1200 से अधिक वर्ष इसके हो जाएंगे, तो 8 अक्टूबर 2026 को विशाल स्तर पर सतखंडागम धवला दिवस का आयोजन करें और अपने द्वादश अंगों का प्रभावी ढंग से प्रचार प्रसार करें। आप सबको पुनः धन्यवाद। आप सबको सशक्त प्रणाम। पुनः नैनागिरी पधारने के लिए विनम्र निवेदन और आगे आपको भेंट करना चाहते हैं। कमलेश जैन जी जयपुर की अपनी 2 पुस्तकें पुस्तकालय को भेंट करना चाह रहे हैं। इनवाइट करना चाहूँगी मैं डायस पर आकर वो कुछ 2 शब्द रखें। जाकर तो उनके जो संघर्ष के थे उसको सुनकर ऐसा लगा था कि उनके जीवन पर एक जीवनी जरूर लिखी जानी चाहिए। तो मुझे आशा है कि कोई ना कोई प्रयास करेगा इस विषय में। तो एक बार जोरदार तालियों से हम उपस्थित परम श्रद्धेय विद्वानगण, श्रेष्ठीगण, सभी को सादर प्रणाम करती हूँ, सादर जय जिनेन्द्र करती हूँ। अभी हमारे श्रद्धेय जस्टिस जैन साहब बोल रहे थे कि अपन को बोलने की तो आदत है, हम लोग मूर्ति बने हुए बैठे रहते हैं, सिर्फ सुनने की आदत है, और विद्वानों को सिर्फ बोलने की आदत है। अब ऐसे लोगों को बोलने, ऐसे लोग जो बोलने वाले हैं उनके समक्ष हमें बोलने को खड़ा कर दिया, हम क्या बोले। लेकिन आज बड़ा सौभाग्य का दिन है जो कि मुझे अनायास प्राप्त हुआ है। जैन साहब इनवाइट थे और मुझे भी बुला लिया गया। कैसी परिस्थितियों में इतने बड़े काम किए, लेकिन ये ठीक है कि आज हम उनके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उनको मैं बारंबार सत नमन करती हूँ। हमें भी कुछ पंडित लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ है हमारे जीवन काल में। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य ने हमें, उसके बाद जुडिशरी में आ गए तो धर्म पढ़ने का वहाँ तो सवाल ही नहीं है। फिर जब भी टाइम मिला हमने पंडित
दरबारी लाल कोठिया जी को छुट्टियों में वैकेशन के समय अपने यहाँ बुलाया, सानिध्य में उनसे भी थोड़ी थोड़ी सिर्फ जो कुछ हुआ वो जानने का प्रयास किया। पंडित गोपीलाल अमर, जिनको मेधावी जी को हम लोगों से मिलाया, जिन्होंने, उनसे भी हमने जबलपुर पोस्टिंग के समय जब सिटिंग जज थे हम, तब वैकेशन में उनको एक हफ्ते को बुला के पंडित जी साहब हमें कुछ धार्मिक शिक्षा दे दें, हमारा तो जीवन ऐसे ही चला जा रहा है, ये सजा देते हुए सब करते हुए, तो वो आए रहे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि जब हमारा तय हुआ कि हम रिटायरमेंट के बाद पंडित जी को कम से कम 3 महीने साल भर में रखेंगे और हम दोनों अध्ययन करेंगे, उसके हमारे रिटायरमेंट के पहले ही उनका देहावसान हो गया। उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। वो सचमुच में बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। आप लोग में से अधिकांश लोग तो जानते ही होंगे, वो ज्ञानपीठ में थे। विशुद्धमती माता जी, उनसे हमें 8वीं क्लास तक पढ़ने का, लौकिक शिक्षा लेने का मौका मिला है। वो समय उनका नाम सावित्री बाई जी था, लेकिन बाद में माता जी ने नीरज जी से शायद बहुत से लोग परिचित होंगे, उनकी सिस्टर थी और उन्होंने हमें पढ़ाया। उन सबको आज मैं सादर प्रणाम करती हूँ। हमें सुनना सचमुच में बहुत अच्छा लगता है। तो आदत है पूरी लाइफ की, 40 साल की नौकरी में सुने हैं, वो आदत की है। और पंडित लोगों को सुनना है बहुत अच्छा लगता है। कभी जैसे आपके प्रोफेसर वीर सागर जी हैं जो दिल्ली में हैं, उनको हम सुनते हैं तो हमारा मन बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अब मौका ऐसा है कि पंडित लोग हमें पढ़ाते नहीं, पता नहीं क्या बात है। सचमुच में हम सोचते हैं, बहुत कोशिश की हमने हर एक से, भाई हमें थोड़ा पढ़ा, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। अब जो भी कारण हो, पता नहीं क्या निर्णय सुना दें। संजीव सराफ जी हैं, नैना के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके प्रति हम बहुत आदर रखते हैं। बड़े बच्चे जैसे हैं, पर आदर तो जब काम करते तो आदर नहीं है। हमारे मदद करते हैं संस्था के लिए। ये संस्था जो है ये चलती रहे, उन्नति करती रहे, ऐसा ना हो कि इसमें कुछ विराम आ जाए। इसके लिए अपन इकट्ठे होते हैं तो इसके लिए जरूर प्रयास होना चाहिए। जो भी संस्था चल रही है, क्योंकि बहुत कम संस्थाएं हैं जो चालू हालत में हैं, विराम बहुत लगते जा रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले इस पर विचार करना होगा कि ये संस्था जो इतने त्यागी, इतने संत ने बनाई है, वो चलती रहे। गणेश प्रसाद जी बर्नी ने जो संस्थाएं बनाई, उनमें जैन साहब की शिक्षा हुई, हमारी भी। हम दोनों उनकी बदौलत पढ़े हुए हैं, उनकी बदौलत जैन साहब IAS हुए, उसी पढ़ाई की बदौलत हमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेवा करने का हमें भी मौका मिला। तो ये संस्थाएं चलती रहें, इसके लिए आप लोगों से करवत प्रार्थना है कि जो भी अपन से बने करना चाहिए। और मेधावी जी जो कर रहे हैं, इनकी मेधा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। और ऐसी संस्थाओं को, इस समाज को देखिए, समाज के लिए कितना सोचती है ये मुझे मालूम है। रोज 4-5 टेलीफोन के आ जाते, समाज के लिए ऐसा करना है, ऐसा करना, पर कोई किताब ऐसी करना है, यहाँ देना है। तो ईश्वर करे इनका परिवार भी बढ़ता रहे और इनकी मेधा लगातार बढ़ती रहे, जिससे संस्थाओं को सहायता करती रहे। देखिए, सहायता तो सबसे पहले आर्थिक चाहिए। आर्थिक यदि कमजोर पड़ गए आप, तो आर्थिक के बिना कुछ नहीं होता। तो ये इनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती रहे और संस्थाओं को भी मजबूत करती रहे। ऐसी हम शुभकामनाएं और बधाई देते हैं आपको। आपने संस्था में प्रोग्राम करवाया, ये बहुत अच्छी बात है। और बस और तो कुछ ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं। आप लोगों ने सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के लिए ढेर सारे, सभी लोग
मेरे ख्याल से बुजुर्ग हैं तो सब स्वस्थ रहें, ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे, सब अच्छे से रहें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मुझे जो पीएचडी की दिशा दिखाने वाले, उन्होंने कहा था कि आपके आंखों में मैंने वो स्पार्क देखा है जो फ्यूचर में चल के कुछ आप अच्छी विद्वत्तापूर्ण कार्य कर सकती हैं। तो उन्होंने मुझे दिशा दिखाई थी कि आप जैन दर्शन में पीएचडी कीजिए। और जहाँ तक मुझे याद है मैम, आपको भी जो वकालत की पढ़ाई है उसके लिए आपने भी शादी के बाद ही की है, तो उनके लिए भी उन्होंने ही प्रेरित किया था। तो आज हम उनको भी नमन करते हैं। डॉक्टर विजय कुमार चौधरी जी भोपाल का एक संक्षिप्त परिचय दूंगा। ये 1974 से 1979 तक सिविल जज भी रहे और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में भी इन्होंने सेवाएं प्रदान की। उसके बाद इन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालयों के साथ साथ हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया और आज तक कर रहे हैं। जिला अधिवक्ता संघ भोपाल में सचिव रहे कई बार, उसके अध्यक्ष भी रहे और सक्रिय रूप से प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया। वर्ष 1990 में उन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की तथा वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, जिसके बाद से वे निरंतर इसमें निर्वाचित होते रहे हैं। उन्होंने सदस्य, उपाध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष तथा वर्ष 2020 से राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी और वर्तमान में सह अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण, पुस्तकालय विकास, बीमा योजनाएं, स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं शिकायत निराकरण प्रणाली के माध्यम से संस्थागत विकास एवं अधिवक्ता कल्याण में व्यापक योगदान किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सेठ गुलाबचंद विजय कुमार चौधरी छात्रवृत्ति एवं सहायता ट्रस्ट की स्थापना की, एडवोकेट क्लब ऑफ भोपाल, MP जैन संगठन एवं नंदीश्वर जिनालय ट्रस्ट लालघाटी भोपाल के अध्यक्ष रहे, नंदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया तथा चंदेरी में सेठ गुलाबचंद स्मृति वर्ग का विकास किया है। इस प्रकार से वे लगातार अपने जो ऑनरेबल जस्टिस एनके जैन साहब, ऑनरेबल जस्टिस विमला जैन जी, मेरे प्रिय मित्र और आदर्श IAS जैन साहब, मंच पर विराजमान विभूतियां, संस्था के सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक जैन, देवी और सज्जनों, विद्वानों के बीच में कुछ बोलना एक धर्षता के समान है। इस समारोह में ऐसे विद्वान विराजमान हैं, विराजमान हो, जिनके ऊपर पुस्तिकाएं लिखी जा सकती हों, उनको संबोधित करना एक बड़ा कठिन कार्य है। विमला जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 10 साल में बोलता रहा, वो सुनती थी। सुनने में का कोई मिसाल नहीं, एक इनकी और मिसाल जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमेशा मुस्कुराती रहती, हमेशा हंसते रहना आज के जमाने में बड़ा कठिन कार्य है। हंस क्लब खुल गए, लोग हंसने के लिए क्लब में जाते हैं, फीस देते हैं। तो ये कुछ मामलों में हमारी आईकॉन ये निपटाना भी हो तो भी हंसती रहती है, उस मामला को खारिज कर देंगे, हंसती रहेंगी। ये बड़ा और बोलते कुछ नहीं। मैं जज बताता है, मैं जज रहा हूँ, मैं बोलता था यार तुम्हारे मामले में दम नहीं है, बड़े मैंने बोला वापस ले लो, विदिशा में कहा वापस लो। ये नहीं बोलती, अगर मामले में दम नहीं है तो भी हंसती रहेंगी, तो शाम को पता लगेगा कि मामले में दम थी कि नहीं। तो ये सब
डॉक्टर अशोक जैन ने हमारे सिद्धांत शास्त्री जी के सोपान को जो आगे बढ़ाया है वो बहुत बड़ा कार्य है। देखिए, इतने लोगों को एक साथ इस महान नगरी में जोड़ना यज्ञ की तरह है। इसको वैचारिक यज्ञ कहा जाता है। इतने लोग यहां से जब जाएंगे तो पंडित फूलचंद जी उनके दिल और दिमाग दोनों में बसे रहेंगे और वो याद करेंगे कि या तो हम पंडित फूलचंद जी को पढ़ें और उन्होंने जो अपने जीवन में किया है उसका अनुसरण करें। वो ये भी अपने माइंडसेट का करके जाएंगे कि हम डॉक्टर अशोक जैन जैसे बने कि अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएं। ये बड़ा कठिन काम है। प्रोफेसर रहते हुए इतनी दूर आके रुड़की और बनारस सेवाएं देना और संस्था को जीवित रखना, ये लोगों की बड़ी मेहरबानी है। उनके दिलों में आप राज करते हैं और वो आपको चाहते हैं, लोग आपको बुलाते हैं। आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि आपके घर वालों के अलावा लोग आपको याद करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, आपको प्यार करते हैं। मैं आज इस पढ़ने संस्थान के सभी डायरेक्टर्स, सभी कर्मचारी जिन्होंने मेहनत करके आज इतना अच्छा का आभारी हूं। पंडित जी के ऊपर बोलना मेरे जैसे आदमी के लिए एक रिश्ता है। तभी मैंने रतनगंज साहब का जहाँ तक पढ़ा है और सब पाठशाला जितने 11वीं तक बराबर में पाठशाला जाता रहा हूँ, वो संभालने में 5 साल चले। द्रव्य संग्रह, छैडाला, सब कुछ पढ़ा है। लेकिन आज की डेट में मुझसे कोई पूछे कि छैडाला में कितनी ढाल है, मैं भूल गया। तत्काल सूत्र क्या है मुझे ये मालूम, 10 अध्याय है, उसमें क्या लिखा है नहीं मालूम। लेकिन जिन्होंने याद रखा और जिन्होंने ऐसे कठिन ग्रंथों की टीकाएं की और उनको प्रकाश मिला है, किसी वक्ता ने सही कहा है, वो स्वाध्याय वो मनुष्य और साधु से भी ऊपर है। और मुझे याद है कि बहुत बड़े साधु जो जैन समाज के आज भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, वो भी पंडित जी को पढ़ाने के लिए बुलाते थे। ज्ञान ऐसे ही अर्जित नहीं होता। ज्ञान के लिए गुरु बेहद सम्यक है, बेहद आवश्यक। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपके अंतःकरण में बैठे हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। श्री राकेश जैन हमारे बीच में कुछ देर से पहुंचे थे, जो प्रेसिडेंट जैन निकेतन नरिया हैं। उनका सम्मान करने के लिए संजीव सर से एक बार प्रोफेसर रमेश चंद्र नेगी जो तिब्बतन इंस्टीट्यूट से हमारे बीच हैं, उनके इंट्रोडक्शन के लिए राजेश मिश्रा जी को इनवाइट करूंगी। आप सर उनका इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद सर आपसे निवेदन है आप अपना वक्तव्य दें। एक बार तालियों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद मेरे पिताजी, मंच पर उपस्थित सभी
प्रबुद्धजनों को और सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मुझे प्रोफेसर आरसी नेगी जी के परिचय कराया गया है। प्रोफेसर आरसी नेगी जी का जन्म जो है हिमाचल प्रदेश के जंगी नाम के छोटे से गाँव में, लेकिन बचपन से ही आप काशी में ही आपकी शिक्षा दीक्षा शुरुआत से ही जो है, पहले हम लोग का संस्थान संप्रदान संस्कृत विश्वविद्यालय में ही था, तो वहीं से आपको शिक्षा बौद्ध धर्म दर्शन में, और तभी से आप काशी में ही हैं, निरंतर सेवारत हैं। अभी पिछले वर्ष आप सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी हमारे संस्थान में ही लगातार सेवा दे रहे हैं। और अभी आप जो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, वो भोट संस्कृत कोष का एक काम है, लगभग उसके 27 वालों 16 वालों का पूरा एक कोर्स। थोड़ा सा समय लेकर के मैं आपको ये एक खाली स्फूर्णा देना चाहूँगा कि नालंदा में क्या नष्ट हो गया हमको पता नहीं होता अगर तिब्बत से ये लोग वो ग्रंथ लेकर के हमारे यहाँ लाए। तो उन ग्रंथों को दोबारा कैसे जाना जाए, इसके लिए कोष की आवश्यकता होती है। तो एक पूरा कोष प्रभाग हमारे यहाँ है, जिसका पूरा नियंत्रण, देख रेख और उसके समृद्धि का काम आप कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप लगभग 6 से अधिक पुस्तकें आपने तिब्बती बौद्ध दर्शन पर और लगभग 40 के आसपास लेख प्रकाशित हैं। ये तो आपका विद्वता का पक्ष है। एक दूसरा पक्ष जो है प्रैक्टिकल का पक्ष, आप विपश्यना के मेंटर पूरे सेंटर्स में, देश के सभी सेंटर्स में आपको विपश्यना गुरु के रूप में ध्यान सिखाने के लिए बुलाया जाता है, और आप अपने घर पर भी कक्षाएं लेते हैं। 5 बजे शाम को हमेशा आपके यहाँ कुछ लोग बैठ करके ध्यान का अभ्यास करते हैं। और साथ में एक अंत में मैं कहना चाहूँगा, एक संस्कृत का श्लोक है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शन दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणा। देखिए साहब, इतने सरल सहज, अभी हंसी की बात हो रही थी, आपकी हंसी के ठहाके पूरे संस्थान में गूंजते हैं और लोग समझ आते हैं कि क्या है। तो जैसे गीता में कहना योग कैसे होता है, क्या होता है, उसकी एक सहज प्रतिमूर्ति के रूप में नेगी जी हमारे पूरे कैंपस को हमेशा प्रकाशित करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः प्रणाम। एक यहाँ भी हंसी की ठहाके। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मंचस्थ समस्त विद्यार्थी और सभी श्रोता बंधु और श्रोता बंधु मुझे सब तो विद्वानी, कई लोगों को मैं पहचान रहा हूँ, नहीं भी पहचान रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं जैन समाज के प्रति शुरू से ही, एक तो जैन समाज शिक्षित समाज है और फिर आर्थिक रूप से संपन्न समाज है, ये मैं शुरू से जानता हूँ। तो इसलिए मैं जैन समाज का शुरू से ही आदर करते आया हूँ। और निश्चित रूप से आज वैसे इस विशेष सभा में हमारे जो कुलपति हैं वो आने वाले थे, तो लेकिन वो उनकी व्यस्तता, वो दार्जिलिंग में विशेष प्रोग्राम था, तो वो निकल गए, तो इसलिए मैं आया हूँ। पहली बात तो ये है कि जो हम लोग आज जिनकी 125वीं शताब्दी मना रहे हैं, 125वीं शती हम लोग मना रहे हैं, तो मैंने जब सुना कि पंडित फूलचंद जैन, तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, हमारे प्रोफेसर फूलचंद जैन जी को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता, तो आप थे उसमें, हमने इंटरनेट में देखा, तो फिर उसमें लगा कि वही दूसरे हैं, तो पंडित फूलचंद जैन जो सिद्धांताचार्य हैं, और फिर उनके कार्य को मैंने इंटरनेट पर हमने देखा, तो बड़ा मुझे अच्छा और बहुत बड़ा मेरे अंदर उनके प्रति श्रद्धा जागा। वो ये है कि उन्होंने जिन जिन ग्रंथों पर जो है काम किया, हम लोग उतना काम नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग से जो
बौद्ध दर्शन का जो तिब्बत में कंजूतर्जु में अनुवाद हुआ है और उसमें कई ग्रंथ समाप्त हो गए हैं, तो उसको जो है हम लोग फिर हमारे मूल जो भाषा है संस्कृत उसमें रेस्टोर करने के लिए उस कार्य में हम लोग भी लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। एक दो ग्रंथ छपे हैं। अतिश्वरीचिता एकादश ग्रंथ मेरा पहला ग्रंथ है, जिसमें आदिशा के जो तिब्बत में भारतीय जो बंगाल के आचार्य गए दीपंकर श्री ज्ञान आचार्य, तो उनके 11 ग्रंथों का मैंने पहले जो है उसको रेस्टोर किया है संस्कृत में और हिंदी अनुवाद है। ऐसे ही मेरा जो PhD है वो भी उनके 8 ग्रंथों पर है, उसका भी हमने रेस्टोर किया है, वो किया है। तो बहुत छोटे, ऐसा सोचिए कि 2 ग्रंथ छोटा सा आ गया। लेकिन जब हम पंडित कुलचंद्र शास्त्री जी के जो उनके कामों को देख रहे थे, तो उन्होंने जो है जो पहला ग्रंथ पर काम किया है जो षडागम जैसा है षटखंडागम, तो उसमें जो 1 लाख से ऊपर श्लोक है ऐसा उसमें लिखा था। तो हम तो डर ले गए। हमारे यहाँ जो है सत्य का प्रज्ञा पारमिता है ये महायान, उसका तिब्बती ग्रंथ जो है इतने मोटे मोटे जो है 12 खंडों में छपा है, सत्य का है उसका नाम भी। तो वो 1 लाख श्लोक हैं, तो वो 12 खंडों में, और उसका अभी तक जो है संस्कृत में मिलता है, लेकिन उसका ढंग से संपादन नहीं हो पाया। हालांकि पंचविंशति का हो गया है हमारे यहाँ एक उच्चाचार्य जी, तो हम तो केवल उनके मतलब 1000 श्लोक को कहा कि इसको जो उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, तो वही मतलब केवल उसको जब देखा मुझे मेरे रोंगटे खड़े, जिस भाषा से उसको हिंदी में करना सामान्य बात नहीं है। और आगे जब हमने बाहर सुना कि उनके जो है कितने 30 से ऊपर ग्रंथ हैं, तब मुझे लगा कि निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा एक बाग है जिस पर उन्होंने कार्य किया। और वो केवल एक ही नहीं, उसकी बात तो और भी किए हैं। तो इसलिए जो खास करके जो ग्रंथ की संख्या की बात नहीं है, लेकिन जो जिन ग्रंथों पर काम किया वो ग्रंथ क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जो जैन वो जिन से जैन बना है, और जिन कौन जो वास्तव में इस संसार से आपको जो है तरने की विद्या सिखाते हैं, जो ये संसार के दुखी है और इस दुख से हम लोगों को आगे बढ़ने की या दुख से एकदम जो है हम लोगों को मोक्ष की ओर ले जाने की जो विद्या सिखाते हैं वो लोग जिन हैं। तो ऐसे ग्रंथ, केवल ग्रंथ लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल ग्रंथों का संख्या बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन ग्रंथों को हम लोग उनका दर्शन करके पढ़ के और उससे हम अपने दुखों का जो है संपूर्ण समाप्त करते हैं, हम लोग इस संसार से मुक्त हो जाए, तो वो बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे ग्रंथों को जो है इस पर काम किया है उन्होंने। और खास करके जो पूरा जैन समाज है, जैन समाज के प्रति मैं ये कहा कि मैं पहले से बहुत आदर करता, तो इसलिए है कि वास्तव में वो अध्ययन करते हैं और उसके बाद जो है केवल अध्ययन करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल जो है पूरे आज के जो सामान्य हमारी जो भारतीय जनता है उसमें कई ऐसे भी हैं बेचारे, वो सोचते हैं कि ये आपका पश्चिमी सभ्यता है वही बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन ऐसा नहीं, जैन समाज में हमने देखा कि वो लोग जो है मॉडर्न भी अध्ययन करते हैं और उसके साथ साथ निश्चित रूप से जो आपका जो हमारी जो भारत का, हम लोग तो ये कह सकते हैं कि भारत का जो है हमारे यहाँ से जो है सनातन, बौद्ध और जैन 3 धर्म है, और वो जो है निश्चित रूप से आध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हुए सारे अंतिम जो है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, हम लोग निर्वाण कहते हैं, केवल्य कहें, उसको जो है मोक्ष कहें, जो भी कहें, शून्यता कहें, तो वो जो है संपूर्ण दुख मुक्त है। ऐसी अवस्था पर ले जाने के लिए जो एक सभ्य समाज, एक शिक्षित समाज जो मॉडर्न भी जानता है उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है, ऐसी संस्थाएं खोल रखी हैं। और ऐसे कई जो है हम लोग जो है जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उस पर जो है शिक्षाओं का जो है उसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं इंदौर भी गया था एक बार, जो है हम लोग हमारे संस्थान की तरफ से वहाँ पर कई जो आपके
जैन समाज के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका जो IIT के संस्थान है उसमें भी मैं गया हूँ। उन लोगों ने जो है वहाँ पर जो है विपश्यना के बारे में बोलने के लिए हमारे को बुलाया था। हमारे संस्थान से हमने 4-5 लोग गए थे। तो बहुत अच्छी बात है ना आर्ट जो है, क्योंकि हम लोगों का जो वास्तविक जो स्वरूप है, हम जिसको कहते हैं कि भाई हम अपना जिसको आत्म तत्व कहते हैं, तो आत्म तत्व तो जब तक आपको जो है इतने महान जो शास्त्रा हैं, गुरु हैं, तीर्थंकर हैं, ऐसे लोगों के जब जो उनके हम लोग शब्दों को नहीं पढ़ेंगे, उनके ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, उनके अनुयायी जो ट्रेडिशन से आ रहे हैं, परंपरा से आ रहे हैं, उनको नहीं सुनेंगे तो हम उस पद तक नहीं पहुंच सकते ना। तो ये जो है उसमें लगना अपने में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इतने बड़े बड़े लोग, सबका जब इंटरव्यू ये परिचय दे रहे थे तो कितने बड़े बड़े लोग यहाँ लोग बैठे हैं। और ये केवल जो हम लोग के शैक्षणिक संस्थाओं का या केवल हम लोग के आजीविका का ही केवल वो नहीं है, उसके साथ जो हमारे समाज को सुधारने के लिए, समाज में जो भारतीय समाज है उसके जो वास्तविक हम लोगों का स्वरूप है, जो आज जो है बिगड़ने की स्थिति में है, उसमें भी अगर पढ़े लिखे लोग जो हम लोगों के प्राचीन जो हम लोग की सभ्यता है या प्राचीन हमारी जो शिक्षा की जो नीति है, हम लोगों का एक धर्म का जो विशेष एक वो दिशा है, तो उस ओर बढ़ने के लिए हम लोग लगे हैं, आप लोग लगे हैं, तो ये जो है बहुत ही सम्माननीय है, ये आदर के आप लोग पात्र हैं। और मैं अपने तहे दिल से आप सबके प्रति अपना आपके कार्य का अनुमोदन भी करता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और खास करके जो आपके ये संस्थान है जिसने हमें यहाँ आमंत्रित किया, जिस विशेष सेमिनार में इसके उद्घाटन में जो लोग आए हैं, तो मुझे बहुत अभी आया केवल इसीलिए कि मैं आप लोगों को सुनूंगा, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, सारे जगह जाते रहते हैं, तो क्योंकि वो हम लोग एक दिशा में चले गए। असल में मैं आया था बौद्ध दर्शन में, लेकिन मेरा ज़्यादा कार्य है अनुवाद और संपादन में, उसमें पढ़ना होता नहीं है। तो हम सारे जहाँ जाते हैं सेमिनार वर्कशॉप इसलिए जाते हैं कि भाई हमारे को एक विषय पढ़ना नहीं मिलता है, ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं। संपादन में यहाँ पर सब लोग संपादक है ही नहीं, जो संपादन करते वो जानते हैं कि वो करना क्या पड़ता है। उसमें सारा जो है 1 पेज 2 पेज के प्रति दिन भर आपको लगाना पड़ता है। अभी हम लोग हमारे पिछला जी ने इसका परिचय दिया, तो वो जो है 8000 पेज का शब्दकोश है, 8000 पेज, और वो जो है 4 साल में हम लोगों ने इनपुट किया। इस बार अभी शायद इस महीने फरवरी आठ तक जो है पहला वॉल्यूम आ जाएगा, उसके बाद शायद जून तक दूसरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो 16 वॉल्यूम छापना है बोटी और टीवीटी का। और इसके पहले मैं वैसे मैं टीचिंग में हूँ, लेकिन हमने जो है बहुत एक आपका आयुर्वेद का ग्रंथ है अष्टांग हृदय, तो उस पर जो है हम लोग बोटी और जो आपका टीवीटी है उसका शब्दकोश बना रहे थे, तो वो 4 वॉल्यूम में 2024 में छप चुका है। तो उसमें जो सारा जो है पढ़ने का होता नहीं, इसलिए मैं यहाँ वहाँ इसलिए बोलते रहता हूँ कि भाई हमारे लिए बोल देगा। और निश्चित रूप से यहाँ बहुत अच्छी बातें मिली, और खास करके जो हमारे जो आज जयंती मनाए जा रहे हैं उनके बारे में मुझे एक नाम मात्र से मुझे देखने के लिए अवसर मिला, मैंने पढ़ा, यहाँ भी सुना और बहुत अच्छा लगा। और खास करके आप सबके प्रति मेरा बड़ा आदर है, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो हम लोगों का जो आधुनिक विद्या है ये तो चलते रहेगा। ये तो एक जब हम लोग इस संसार में आए तो एक परिवर्तन तो निश्चित रूप से होता रहेगा, लेकिन जो हम लोगों के जो निरंतर जो एक बिल्कुल अपरिवर्तनीय जो हम लोगों के अंतिम जो मोक्ष रूपी जो हम लोगों के अंदर जो एक हम लोगों की स्थिति है या हम लोगों का चित्त है, तो उसके प्रति जो हम लोग लगे हैं, आप लोग लगे हैं, तो उस सब के प्रति पुनः में नमन करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। और हमारा देश जो है इस आध्यात्मिक शास्त्र में आगे बढ़ते रहे और देश प्रगति करे, इसकी प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नेगी।
अब मैं श्री राकेश जैन जी को अपना वक्तव्य देने के लिए इनवाइट करती हूँ। एक बार तालियों से उनका स्वागत है। श्री राकेश जैन जी अध्यक्ष हैं जैन निकेतन नलिया से। जय जिनेन्द्र जी की मंचा सिंह परम श्रद्धेय जस्टिस एन.के. जैन जी, सुरेश जैन जी IAS, जस्टिस बिमला जैन जी, हमारे परम श्रद्धेय कानपुर से पधारे केशव जैन जी और वांगचुक दोर्जी और सभागृह में उपस्थित सभी हमारे मार्गदर्शकगण श्रद्धेय, सबसे पहले तो मैं क्षमा याचना करता हूं कि मैं इस कार्यक्रम में थोड़ा विलंब हो गया, क्योंकि 8 बजे भेड़ूपुर जैन मंदिर में शांति धारा होती है और मैं अपनी मां को लेके रविवार को मंदिर जाता हूं, उनको शांति धारा दिखलाता हूं, तो लाख चाहने के बाद भी थोड़ा सा विलंब हो गया, क्षमा याचना। मैं देर से आया और हमारे परम श्रद्धेय प्रोफेसर अशोक जैन जी ने मुझे मंच पर बैठा दिया, मेरी टांगे लड़खड़ाने लगी, थोड़ा सर कांपने लगा, लेकिन बड़ा संतोष तब हुआ जब हमारे सराफ साहब संजीव सराज मेरे पास आए, कान में उठाए, जरा संक्षिप्त भाषण दीजिएगा, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े विद्वान जनों के सामने कम बोलने का मौका लगेगा। सबसे पहले तो मैं दिगंबर जैन समाज काशी सकल जैन समाज की तरफ से अपने श्रद्धा सुमन परम आदरणीय श्रद्धेय पंडित फूलचंद जैन सिद्धांत शास्त्री जी को अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि दिगंबर जैन समाज काशी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते आज जिस विशाल कैंपस में आप विराजमान हैं वो पंडित जी की देन है और समाज को आशीर्वाद है। देखिए, इस तरह की हस्तियां वो बड़े सौभाग्य से जन्म लेती हैं और अपनी छाप छोड़ते हुए समाज से विदा हो जाती हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं तो व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं काशी में, यहाँ एक से एक प्रख्यात विद्वान विराजमान है, मैं उनके आगे क्या बोलूंगा, लेकिन जैन समाज के जो बहुत वरिष्ठ लोग जो प्रभु की कृपा से कहीं ना कहीं किसी बड़े मुकाम पर हैं, अगर वो जैन समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया तो मेरे को लगता है शायद उनका फर्ज है कि जिस समाज ने उनको इतना दिया है उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरे को बड़ा सौभाग्य है कि मंचा सिंह हमारे श्रद्धेय जन, उन्होंने जैन समाज के लिए बहुत कर रहे हैं। हमारे आदरणीय सुरेश जी, इनको बारे में हमें बताया था डॉक्टर अशोक जैन जी ने कि नैना तीर्थ का उद्धार कर दिया, और हमारे परम श्रद्धेय जस्टिस एन.के. जैन जी महावीर तीर्थ अपने श्री महावीर जी के का उद्धार किया इन्होंने। तो इस तरह के परम विद्वानों के बीच में क्या है, और हम सबका सौभाग्य है कि हमारे प्रोफेसर अशोक जैन जी, इनको तो युवा मानते हैं, इतने दूर रुड़की से बेचारे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, संस्थान की भलाई के लिए जब देखिए तब बनारस पधारते हैं और कुछ न कुछ संस्थान की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए सोचते रहते हैं। तो जरा मैं जोरदार तालियों से भाई साहब का अभिनंदन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये सच्चाई है कि अभी तो मेरी उम्र इनसे बहुत कम है, लेकिन सोच में ही हम लोग से ज्यादा ही हुआ है, इसलिए जरा जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय जस्टिस बिमला जैन जी ने कहा कि हम लोग तो सुनने की आदत है, तो बनारस में कहावत है 100 सुनार की तो एक लोहार की, तो इन्होंने तो लोहार वाला हाथ दिखला दिया। ऐसी हस्ती को मैं नमन करता हूँ, दिगंबर जैन समाज काशी की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि इस टाइप की गोष्ठी में मुझको शिरकत करने का मौका मिला। हमारे बीच हमारे बड़े श्रद्धेय पंडित फूलचंद जैन जी, जिनको
बड़ी श्रद्धा से हम लोग प्रेमी जी कहते हैं, और भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री मिला है। ये काशी का सौभाग्य है, जैन समाज का सौभाग्य। कोई बात नहीं, ऐसा है सरस्वती विवाह में 24 घंटे में पधारती है, तो हो सकता है पद्म श्री मिल जाए। हम